गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफिकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनकी कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। अब जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ अफसर बनाना, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। क्या प्रोविजन दिया हुआ था दिखा देता हूं, देखो जो बोला वो है। अब है प्रोविजन था उसका क्या, घूम फिर कर मैं ऐसे बता दूं कि सिर्फ वहां के नौकरी में वहीं के लोग नौकरी मिलेगी, बाहर से लोग आके वहां प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा वहां प्रॉपर्टी खरीदने का राइट वहीं के लोगों को होगा, ठीक। साथ में एजुकेशन में और कह सकते हो नौकरी में वहाँ का रेसिडेंस होना चाहिए। तो देखो, कन्फर्ड एनी स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज ऑन द सच परमानेंट रेसिडेंस विद स्पेशल प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्टेट एक्विजिशन प्रॉपर्टी खरीदना, सेटलमेंट इन द स्टेट, राइट टू स्कॉलरशिप एंड प्रोवाइड एंड बाय द स्टेट, बाकी स्टेट के द्वारा जो फैसिलिटी है कोई स्कीम के जरिए या कोई स्कॉलरशिप के जरिए सिर्फ वहीं के नागरिक को मिलेगा। तो ये जो बोला घूम फिर के है, ज़्यादा मैं इसमें बोलूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसे भी ये खत्म हो चुका है। तो उसके जरिए स्पेशल प्रोविजन जोड़ा गया था, लेकिन बट 2019 में स्पेशल है, इसको एबोलिश खत्म कर दिया गया। तो बाकी जो है व्हाट इज आर्टिकल 35 यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, देख ले। जो मैंने पहले बताया घूम फिर के वही बातें हैं, थोड़ा छोटा कर दूं, रीड कर लोगे, और कोई बड़ा चीज़ है नहीं, बड़ा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंस का क्राइटेरिया, वहाँ को ज़मीन खरीदने का, ज़मीन सेटल होने का, नौकरी में, स्कॉलरशिप में, कोई स्कीम में बेनिफिट, कोई स्पेशल प्रिविलेज सिर्फ वहीं के लोगों को, ये सब इसमें मेंशन है। तो बार बार लोग बोल रहे थे कि 370 खत्म हो गया, तो लोग खुश हो रहे थे कि अब हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में भी जाके जमीन खरीद सकते हैं, वहां जाके रह सकते हैं। कितने लोग जमीन जाके वहां खरीद लिए? वहां तो हमेशा देखते हो क्या न्यूज में आती रहती है कि यहाँ ये टेररिस्ट अटैक, तो यहाँ हमारे जवान मार रहे हैं बार बार, हम कभी वहाँ टेररिस्ट को कभी 10 टेररिस्ट को मार रहे हैं, कभी हमारे आर्मी के जवान कभी मेजर डेथ कर जाता है, सूबेदार मेजर डेथ कर जाता है, मतलब शहीद हो जाते हैं, कहने का मतलब अक्सर वहाँ चल रही है अभी भी। खैर कितने लोग गए होंगे आई डोंट नो 370 हटने के बाद। चलो रीड कर लिया, देख लिया, बस इतना। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का जो अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है इसके बारे में। अब देखो यहाँ किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 2 में, कहाँ से आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक, 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 5 to 11 ये आ गया आपका सिटीजनशिप, 12 से 35 फंडामेंटल राइट, 36 से लेकर 51 डीपीएसपी, 51A फंडामेंटल ड्यूटी, बाकी 52 से लेकर 151 यूनियन के बारे में, 152 से लेकर कहाँ तक 237 तक स्टेट के बारे में, बाकी आगे 238 रिफिल है, 239 के बारे में बता चुका हूँ साहब। बाकी शेड्यूल यूनियन टेरिटरी और फिर ट्राइबल शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इंटर स्टेट रिलेशनशिप, सब चीज, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, खैर बहुत सारी लंबी चौड़ी बात है, ठीक, वो सब चीज लफ्जों पर होनी चाहिए। अब देखो ये आर्टिकल है कहाँ से कहाँ, इस सिंपलीफाई, ये देखो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आर्टिकल मेंशन है ना, ये सिटीजनशिप को बताता है कब, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ और रिपब्लिक हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया, उस समय तक कौन कौन लोग इंडिया के नागरिक होंगे, कौन नहीं नागरिक होंगे, ठीक है। और ये सिटीजनशिप बनाने का राइट किसको है, किसको अधिकार है, स्टेट को है या पार्लियामेंट को, सेंटर को, किसको है, ठीक है।
ये सब चीजों को मेंशन किया गया है उस समय के हिसाब से, उस समय कौन कौन सिटीजन होंगे। अब कौन कौन सिटीजनशिप है उसको मेंशन इस आर्टिकल में नहीं मेंशन है। समझ में आ गया? ऐसे बोल रहा हूं तो हो सकता है ना समझ में, आगे बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और अभी बाद में जो हुआ, कौन सिटीजनशिप होंगे नहीं होंगे, किसको हटाया जा सकता है किसको नहीं हटाया जा सकता है, तब सिटीजनशिप से खत्म कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोविजन के लिए बार बार एक्ट बना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन सिटीजन होंगे कौन नहीं होंगे, वहां तक सिर्फ वहीं तक के लिए है। उसके बाद के सिटीजनशिप होंगे या नहीं होंगे उसके लिए अलग आर्टिकल नहीं, अलग एक्ट बना हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। समझ में आया? ये है उसके लिए सिटीजनशिप बना हुआ है। एक्ट 55 अमेंडमेंट कई बार 6 बार हुए हैं, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019, ऐसे ऐसे बार बार अमेंडमेंट थोड़ा मेन कंटेंट 1955 वाली ही सिटीजनशिप वाली एक्ट रही, थोड़ा हल्का जोड़ घटाव करता रहा। ठीक, तो जो बोला वो मेंशन है, उसी चीज को लिखा हुआ है। अब देखें, एंड लिफ्ट द इंटायर लॉ ऑफ सिटीजनशिप टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर होगी कि आगे का जो भी बनाना है सिटीजनशिप नागरिकता के लिए नियम कानून वो पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट बनाने का मतलब यहाँ कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होता तो कहने का मतलब जिसकी सरकार है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल एक ऑर्डर पास करके। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, वहां बिल जाएगा, सब लोग वोटिंग करेंगे तो ही सिटीजनशिप के लिए एक्ट बनेगा। समझे? ये है पार्लियामेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पार्लियामेंट। अब देखें 10 पार्लियामेंट जो बनाया सिटीजनशिप एक्ट बनाया, उसमें इलाबोरेट प्रोविजन है इसके लिए कैसे सिटीजनशिप किसको मिलेगी, किसको टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंड इसको अमेंड किया गया, बार बार संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। तो बस है एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब है आर्टिकल 5। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसको अब मैं बता रहा हूं। आर्टिकल 5 को डिस्कस करता हूं। आर्टिकल 5 में देख लें क्या मेंशन है। देखो आर्टिकल 5 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। मतलब जब संविधान स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ या इनफोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को से, उस समय 4 कैटेगरी 4 वर्गों वाले लोग वो इंडिया भारत के नागरिक होंगे। ठीक, उनमें कौन कौन 4 वाले आते हैं देखिए। कहा गया है क्या, आर्टिकल 5 मेंशन करता है क्या, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के टेरिटरी में क्षेत्र में जिनको डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब आवासीय है, यहाँ ये है जन्म लिए, ये सब आवासीय बना हुआ है। तो आवासीय बना हुआ है तो वो नागरिक तभी होंगे, एक तो आवासीय हो, उसके बाद जो यहाँ लोग हैं इंडियन टेरिटरी में, एक तो उनके पास आवासीय एंड आवासीय के साथ आवासीय है तो इसका मतलब नहीं कि आप सिटीजन हो यहाँ का, ठीक है ना। आवासीय नहीं, उसके साथ आवासीय के साथ साथ हु हैज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के टेरिटरी में जन्म लिया हो। अब जन्म लिया हो तो यहाँ का उनका बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक, बर्थ सर्टिफिकेट बनता हो ना बनता हो उसमें क्या अलग बात है। तो हॉस्पिटल में जन्म लिए हो तो वहाँ का कोई कागज रहेगा। ठीक, नहीं तो आप स्कूलिंग किए हो तो वहाँ से स्कूलिंग में यहाँ बर्थ पेरेंट्स मदर उससे कुछ पता चलेगा कि हाँ यहाँ जन्म लिए हैं, मतलब माँ बाप यहीं जन्म लिए हैं, उनका भी यहीं का है सब चीज़, तो इसका मतलब बच्चा भी यहीं जन्म लिया होगा, ऐसे एज्यूम करके चलेगी। क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रूफ तो शुरू में ऐसे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बोल दे कि आप इनके बच्चे हो प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करोगे? कोई बच्चा पैदा लिया, इनका ही बच्चा है, किसी और का नहीं है,
एग्जैक्ट तो कैसे पता चलेगा, वो तो डीएनए टेस्ट होगा। एग्जैक्ट उनका ही नहीं, कागज तो और भी फेक बनाया जा सकता है। खैर छोड़ो, उसका नहीं, अभी यहाँ चलते हैं। तो एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, इंडिया के टेरिटरी में बॉर्न होना चाहिए, जन्म लिए हो यहाँ, और देखो आइदर ऑफ व्हिच पेरेंट्स वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब माँ या बाप इनमें से कोई भी एक जो इंडिया का टेरिटरी में जन्म लिया है, या तो खुद भी नहीं जन्म लिया हो लेकिन डोमिसाइल हो उसका, और यहाँ के टेरिटरी में उसके माँ या बाप जन्म लिए हो। या तो खुद जन्म लिया तो चलेगा, नहीं जन्म लिया खुद, और उसके माँ बाप में से कोई भी यहाँ भी जन्म लिए हुए हैं तो भी, लेकिन और साथ साथ डोमिसाइल तो है ही। एंड सी है who has been ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years immediately before the commencement of the constitution। मतलब कहने का मतलब कि संविधान का जब स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 से, इससे पहले यहाँ कम से कम 5 साल से रह रहे हो और यहाँ का डोमिसाइल हो, 5 साल रह रहे हैं और यहाँ का डोमिसाइल हो, आवासीय हो, तो कैसे पता चलेगा? डोमिसाइल तो दिख जाएगा। यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, कैसे 5 साल से रह रहे हैं, तो कोई क्या होगा उनके पास, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं तो 5 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या 5 साल से आपका जो क्या आपका इस पानी का बिल हो, रेंट एग्रीमेंट हो, या कह सकते हो आपका पता नहीं उसमें गैस सिलेंडर ये सब कनेक्शन था नहीं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करे कि 5 साल से आप यहाँ रहते थे, जॉब करते थे, खाते पीते, जैसे जो भी एक डॉक्यूमेंट में हाँ 5 साल से इनका यहाँ है, तो वो में होगा कि अब एक तो डोमिसाइल भी है, 5 साल से यहाँ रह रहे हैं तो भी सिटीजन, डोमिसाइल है, माँ बाप यहाँ कोई भी पैदा लिए हैं तो भी चल जाएगा कि आप यहाँ का नागरिक हो, या आप खुद ही पैदा लिए हो और डोमिसाइल है तो ये आप हो जाएंगे यहाँ के नागरिक। ठीक है, ये तो 4 कैटेगरी ऑफ कहने का मतलब हुआ कि पर्सन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग 4 कैटेगरी। तो एक इसको मान लिया गया और एक के साथ साथ जोड़ 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 के ये 3 को ऐसे 4 ऐसे लिख दिया गया 4 कैटेगरी। मैंने जो बातें लिखी ये मैंने कोई मन से बना के नहीं लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल में जो मेंशन है उसको ही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, क्लियरली मैं बता दूं। तो एक तो ये 10। अब देखो एग्जाम्पल देखो, फ्रेंच सेटलमेंट, कोई फ्रेंच पीपल जैसे पौंडीचेरी में थे ना फ्रेंच, चंद्रनगौर जो आया था वहां भी फ्रेंच थे, तो सेटलमेंट डिसाइडिंग इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 साल, 5 साल से कम नहीं रह रहे फ्रेंच यहाँ रह रहे हो, 5 साल से ज्यादा रह रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का आरंभ होने से पहले, जिस दिन फोर्स में आया उससे पहले 5 साल से ज्यादा रह रहे हो, कम नहीं, और उनका नियत है कि हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, तो वो भी सिटीजनशिप इंडिया के लिए क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं। क्यों? डोमिसाइल उनके पास होगा, पहला क्राइटेरिया, और 5 साल से ज्यादा यहाँ रह रहे हैं तो आराम से फ्रेंच है, देखो वो डोमिसाइल के लिए क्लेम कर सकते हैं, डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमको ऑलरेडी डोमिसाइल है, तो मतलब सिटीजनशिप के लिए। ये और बात है, फ्रेंच क्यों उनका डिजायर होगा कि भाई इंडिया में हम रहे, उनका कंट्री खुद उतना डेवलप है, उनका बेटर है, तो किसी का मन रहे, कोई हो सकता है साधु संत बन के, स्पिरिचुअल बन के इच्छा होगी यही रहे, तो रह सकते हैं, ऐसा क्या है। आने के लिए कौन कौन कहाँ कैसे रहे, कहाँ चला जाए, ऐसा कुछ नहीं कह सकता है। या कोई ऐसा भी है कि अच्छी जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, कुछ और जाना करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं। तो खैर कुछ और चाहिए, लेकिन जिस चीज के पीछे लोग पड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कुछ चीज को पीछे नहीं, उस चीज को मिलने के बाद छोड़ चुके हैं, कुछ लोग जिसको वो छोड़ा उसके पीछे उसको लेने के लिए काफी पागल हैं। खैर अपनी अपनी है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। तो एक तो ये रहा, तो आर्टिकल 5 समझ में आ गया। अब देखो, अब है आर्टिकल 6 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि थोड़ा इसको बड़ा कर दो, छोटा दिख रहा है शायद। देखो,
अंडर आर्टिकल 6 ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, मतलब ऐसे पर्सन जो इंडिया में आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। अब देखो, इंडिया जब फ्रीडम मतलब इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, उससे पहले क्या है, मार्च में ही आप देखोगे मतलब जब कभी उस समय जब घोषणा चल रहा था कि इंडिया डिवाइड होगी, तो पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे थे जो हिंदू थे, और यहाँ के जो मुस्लिम थे वो उधर भाग रहे थे। बटेगा, बाद में बटना है, तो सब लोग छोड़ के उधर दंगे तो चल रहे थे। यहाँ के लोग हिंदू को परेशान, वहां के लोग मुस्लिम को परेशान, ऐसे चल रहा था। मतलब वो एरिया अपने आप में मान लेते कि हम बटने वाले हैं, हमारा पाकिस्तान मुस्लिम का होगा तो वहाँ हिंदुओं को परेशान, और इंडिया हिंदुओं का होगा तो यहाँ मुस्लिमों को परेशान। तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहां जा रहे थे। तो हिंदू और सिख वहां से भागकर इंडिया आ रहे थे, और यहाँ से मुस्लिम भागकर पाकिस्तान जा रहे थे। तो कहता है कि हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया माइग्रेट हुए, प्रवास किए। माइग्रेशन का मतलब वो होता है हिंदी में प्रवासन, वहां से माइग्रेट करके मतलब आए, ठीक है, पाकिस्तान से। बिकम सिटीजन तभी हो सकते हैं अगर, क्या क्लॉज है उसके लिए, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो वो वहां से माइग्रेट होकर इंडिया में आए, तो तभी वो इंडिया के नागरिक हो सकते हैं जब या तो उसके माता पिता या तो उसके दादा दादी कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश सबका मिला हुआ जो इंडिया हुआ। तो 1935 एक्ट के अनुसार जो इंडिया का जो टेरिटरी हुआ उसमें जन्म लिए हो, मतलब इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं भी जन्म लिए हो, ठीक है, माँ बाप या दादा दादी और खुद, और पाकिस्तान से उठ के यहाँ इंडिया में आ गए, ठीक है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, ठीक। एंड फुलफिल एनी वन ऑफ द टू कंडीशन। तो एक तो क्राइटेरिया है कि वहां से इंडिया में आए, साथ में ये जन्म लिए, उसके माँ बाप जन्म लिए और दादा दादी जन्म लिए, ये होना चाहिए। साथ में आगे जो दो चीज बताओ, इनमें से कोई एक कम से कम होना चाहिए। फुलफिल एनी ऑफ द टू कंडीशन, तभी वो इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। अब क्या कंडीशन है देखो, अगर इफ ही हैड माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, अगर माइग्रेट हुआ वहां से इंडिया में आया, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आया। ये डेट सब क्यों आया है मैं डेट बताऊंगा, सब क्यों आया उसका सिग्निफिकेंस। 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए इंडिया में। एंड ही हैड बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया, पहले आके यहाँ ऑर्डिनरली समान तरीके से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, जब आए इससे पहले 19 जुलाई 1948 जब से आए तब से आराम से यहाँ रह रहे हैं। एंड दिस नो रजिस्ट्रेशन ऑफ इमिग्रेंट इज नेसेसरी फॉर सिटीजन, मतलब यहाँ आ गए 19 जुलाई 1948 से पहले, और यहाँ चुपचाप आके 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 6 महीना पहले, कोई बात नहीं कहा गया, 6 महीना पहले आए और चुपचाप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नो, इन दिस नो रजिस्ट्रेशन ऑफ इमिग्रेंट इज नेसेसरी फॉर सिटीजनशिप। उनको सिटीजनशिप के लिए कोई पहले से क्राइटेरिया नहीं है, वो आए तो डायरेक्ट अप्लाई करें कि हमको सिटीजनशिप चाहिए। पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके 6 महीने बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगा। पहले से नामांकन करवाएंगे, उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद ही मिलेगा आपको। या आज नामांकन कराया तो 6 महीना रहोगे आराम से यहाँ, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगा, नहीं आए यहाँ रह रहे हैं चुपचाप और अप्लाई कीजिए सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, इमीडिएट मिलेगा सिटीजनशिप। एक ही दूसरा देखो, इफ ही हैड माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हुए, ठीक है, उसके बाद माइग्रेट हुए, देन ही हैड, ये तब आसानी से उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। आप देखो, देन ही हैड मेड एन एप्लीकेशन टू सच ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन पहले लिखना होगा उनको, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार अपॉइंट करे ऐसे ऑफिसर को। मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो तुरंत सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा,
पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एक ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखो, एंड रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया इन फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आरंभ होने से पहले जो जिस तरीके से मैनर तरीका दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है, रूपरेखा दी गई है, तो उस तरीके से आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिला, ऐसे केस में आपको ऑफिसर के पास जाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, जो फॉर्म का फॉर्मेट वो कॉलम भरोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, बट ए पर्सन कुड बी रजिस्टर्ड बाय सच ऑफिसर ओनली, वो ऑफिसर तभी उसको रजिस्टर करेगा इफ ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब तभी रजिस्टर करेगा वो ऑफिसर आपको, पहले रजिस्टर जब आप ये प्रूफ करो कि मैं जब आया हूं इसके बाद से 6 महीना से यहाँ रह रहा हूँ, 6 महीना से जॉब का दिखाओगे या कोई राशन का कार्ड का कुछ भी दिखाओगे, 6 महीना से पढ़ रहे हो, एजुकेशन का कुछ है, 6 महीना से हम यहाँ रह रहे हैं, तो अब मुझे आप प्लीज रजिस्टर कीजिए। वो ऑफिसर आपको रजिस्टर करेगा, फॉर्म में सब साइन करवाएगा, भरवाएगा, तो होगा, तो ही उसके बाद आपको 6 महीना के से रह रहे हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाने में जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी, इसके बाद कब आप आओगे, आप सिटीजनशिप तब कब मिलेगी। और 19 जुलाई 1948 से जो पहले आया डायरेक्ट आ गए, डायरेक्ट को सिटीजनशिप मिलेगा। देखिए इनको बाद में आए, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, अब देखो मैटर समझो। 19 जुलाई 1948 का सिस्टम देखो, ऑन 19 जुलाई 1948 द परमिट सिस्टम फॉर सर्च माइग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस। देखो 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम हुआ। एक डेट में और आपको दिखा दूं, इसके बाद इस अगले में जो चर्चा होगा पहले ही मैं बता रहा हूं। देखो थोड़ा याद रखो, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 जो मैंने पहले बोला, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, एंड यहाँ क्या है 1 मार्च हो गया 1947, और यहाँ आपका जो एक चर्चा आया है, कौन सा, ये आपका चर्चा आया, देखो 1 मार्च 1947 आई है 19 जुलाई 1948, ठीक, मार्च आज जुलाई में 19 जुलाई 1948। देखो 1 मार्च 1947 में क्या हुआ, वो सब मैटर चलेगी, वो सब ऐसे प्रोविजन आने वाला है, देश बांटने वाला है, और दंगा का माहौल शुरू हुआ, ठीक है। वहां मारा गया पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिख को, और इधर है जो यूपी में, बिहार में, यहाँ हिंदुओं को सताया, मुस्लिमों को सताया गया, तो सब भागा भागी मचा, देश बटेगा ही, हमारा पाकिस्तान मुस्लिम को मिलेगा, वो उधर चले गए, और वहां से लोग यहाँ हिंदू आने लगे। अब हुआ क्या देखो, जो लोग हिंदू और सिख वहां से आए, तो मुस्लिम उधर चले गए, तो अब ये लोग तो रिफ्यूजी के तौर पर इंडिया में आए। ज्यादातर किस एरिया में आए, पंजाब, दिल्ली, ये सब वाले एरिया में आए, सबसे पहले जो नजदीक था, वहां से ट्रेन चली, यहाँ से आए, भर गए। तो अब ये भर गए, तो अब इनको हुआ कि भाई तो ऐसे कंडीशन में कि इनको घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ रोजगार नहीं, वहां से सब छोड़ के बेचारे आए, सताए हुए हैं, तो इनको इमीडिएटली सिटीजनशिप चाहिए, ताकि सिटीजनशिप देंगे, नौकरी उकड़ी जो में भी हो, इनको यहाँ का स्कीम, यहाँ का जो भी बेनिफिट मिले, और इनको सताया गया। कहीं ना कहीं वो फीलिंग चल रही थी कि इंडिया हिंदुओं का है और मुसलमान का है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ आए, रिफ्यूजी बन के ऐसे टेंट में बेचारे रह रहे, सबको नागरिकता दिया जाना चाहिए, प्रोविजन लाके आए वहां से, ये नाम नहीं दिया कौन, ये तो क्लियर सी बात है कि वहां से आए कौन थे, मुस्लिम छोड़कर पाकिस्तान से हिंदू आए थे और सिख आए थे, और यहाँ से भाग के गए थे कौन, मुस्लिम। तो उन हिंदू को, सिख को डायरेक्ट दिया गया ये क्या मिला, अब बोलो, सिटीजनशिप, ठीक है। तो अब है क्या, ये हुआ, तो अब क्या हुआ, आ तो गए, वहां पर चले गए। जब वहां के जो भी हिंदू लोग जो हैं यहाँ जब आए, जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम लोग घर खाली छोड़ के चले गए थे, तो कहीं ना कहीं उन घरों को ये लोग हिंदू और सिख जो हैं,
जो खाली बंजर ऐसे पड़ा हुआ था, क्योंकि ये लोग छोड़ के भागे थे, इनके घर में ये रहना शुरू कर दिए। और वहां से जो हिंदू लोग खाली करके भागे, उनका घर जो खाली पड़ा हुआ था, तो जो मुस्लिम गए या तो वो वहां कब्जा कर लिए। लेकिन ज्यादातर देखो, कब्जा जो भाग दौड़ के आया वो कब्जा करेगा, जो यहाँ रह रहे होंगे हिंदू वही उस मुस्लिम के घर को कब्जा कर लिए होंगे, ये बात जान लो। जो वहां से पाकिस्तान से भाग के आए होंगे बेचारे तो टेंट में इधर उधर भटक रहे होंगे। अब देखो, वहां से पाकिस्तान से जो हिंदू सिख छोड़ के भाग के आ गए इंडिया में, आगे वहां जो उनका घर था, उस घर पर कौन कब्जा किया होगा? यहाँ से जो मुस्लिम भाग के गए वो वही का जो मुस्लिम होगा, ऑब्वियस से बात है, वही का मुस्लिम जो होगा वो लोग कब्जा कर लिए होंगे घर को। ये माहौल चला। अब क्या हुआ, मुस्लिम तो वहां चले गए। जब मुस्लिम जब यहाँ के जब गए तो उनको लगा कि वहां पाकिस्तान में जो उम्मीद से लेके आए थे, ये तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो हमको एकदम इल ट्रीट किया जा रहा है, हमको तो बेगाना माना जा रहा है। यहाँ के मुस्लिम जो है वो डोमिनेंस हो रहे हैं नौकरी में या कोई व्यवस्था में, और हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है, हम तो कोई पूछ ही नहीं है। जिस उम्मीद से लेकर आएंगे पाकिस्तान हमारा होगा, हमारा मुल्क होगा, ना सरकार ध्यान दे रही है, ना हमको खाने पीने को मिल रहा है। यहाँ के दुर्दशा तो पूरा खराब है, इंडिया से कहीं ज्यादा। मतलब अरे यार, ऑब्वियस बात है, नया देश बना है तो उसके पास कितना फैसिलिटी है। एक तो मांग क्यों करा था कि हमारा डेवलपमेंट नहीं है मुस्लिम का, हम पीछे हैं रोजगार में, जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं है, एजुकेशन में पीछे हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमको दो। और एरिया कहीं ना कहीं हम उनको जो दिए तो इतना थोड़ी कि बहुत भरपूर या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एरिया में हमने उनको दे दिया था। तो और कोई भी नया नया बना है तो कहाँ से बेचारे उतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो वहां उन मुस्लिम को वहां चीज नहीं मिली, तो वापस मुस्लिम का क्या हुआ कि हम वापस इंडिया में आएंगे। ठीक है, इंडिया में वापस आएंगे। अब इंडिया में फिर वापस शुरू में तो भाग के गए। अब ये जुलाई के आसपास का जो समय चला तो वहां से भाग के लोग बहुत आ रहे थे। अब इंडिया के लिए मुश्किल ये हो गई कि अब वो जो मुस्लिम जब आएंगे वहां इंडिया जब आएंगे तो अब वो कहाँ रहेंगे। अब यहाँ का जो घर छोड़ के गए थे, घर पर तो कहीं और कब्जा किसी ने कर लिया। ठीक है, तो अब वो आएंगे तो वो शरणार्थी ऐसे रह जाएंगे, तो भाई ऐसे तो और पूरा इंडिया में सब भरते जाएंगे। अब तो एक तो हिंदू मुस्लिम वहां से हिंदू सिख तो आए ही भरे, अब वहां से फिर और जो मुस्लिम गए तो फिर वापस आएंगे, तो कैसे एकोमोडेट हम कर पाएंगे? हम इतने लोगों को कहां से रख पाएंगे, कहां कैसे खिला पाएंगे? तो भाई कंट्रोल करने की जरूरत है। तब उसके लिए क्या हुआ, तो 19 जुलाई 1948 को जो आप देखोगे ये आया आपका परमिट सिस्टम का कॉन्सेप्ट, कि सरकार ने कहा कि हम कराची में, मतलब वहां लाहौर में हमारा एक ऑफिसर होगा, ठीक है, डिप्लोमेट होगा, वहां आपको पहले परमिट सिस्टम मिलेगा, वहां आपको रजिस्टर करवाइए। वहां क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग रख दिया गया कि आप पाकिस्तान से इंडिया तभी जा सकते हो जब ये परमिट सिस्टम मिले। परमिट सिस्टम में पहले पूछा जाएगा किस स्टेट में जाना चाहते हो, वहां आपका घर है, घर का प्रूफ दो, कोई कब्जा तो नहीं कर रखा है, हाँ घर है, कब्जा नहीं कर रखा है, हमारे और रिलेटिव भी रहते हैं, वहां जमीन भी हमारा है, तुम्हारा नाम पर अभी भी है, दिखाओ कागज, कोई नहीं ऑक्युपाई कर चुका है तो ही जाओगे, और नहीं तो ऐसे कुछ नहीं है, तो तुम बयान है जैसे जाके वहां तो इधर उधर ही मारा झगड़े काट फूट करोगे और खुद लोगों से स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो तब नहीं जाने देंगे। यानी तुम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वहां अच्छा अप्रोच है तो आओगे, नहीं तो नहीं, ताकि कम से कम लोग आए। ये सिस्टम आया परमिट सिस्टम का, तब जो बोला गया 19 जुलाई 1948 का एक क्राइटेरिया आया समझ में। तो इसलिए 19 जुलाई 1948 से पहले जो आए वो सब मैक्सिमम कौन आए, हिंदू और सिख, उनको आसानी से। अब बाद में मुस्लिम आ रहे थे, उनके लिए ये रखा परमिट सिस्टम उनको मिला हुआ हो और रजिस्ट्रेशन करवाए हो। 6 रजिस्ट्रेशन करवाने का जो पहले क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 6 महीना से पहले रह रहे हो, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही उनको सिटीजनशिप मिलेगा। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे कहानियां चल रही थी। अब देखो इंडिया ने परमिट सिस्टम लाया तो पाकिस्तान देखा देखी, तुम परमिट सिस्टम लाए तो हम भी एक परमिट लाएंगे कि तुम्हारे यहाँ से कोई हमारे यहाँ आएगा। अगर मतलब कौन आएगा पाकिस्तान में, क्या हिंदू थोड़ी आएगा। अगर कोई आना भी चाह रहा हो कुछ हो तो उनके लिए हम परमिट सिस्टम, उसने ये मैंने पिक्चर रखा है, ये देखे, एंट्री इनटू पाकिस्तान परमिट सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस। पाकिस्तान ने भी ऐसा परमिट सिस्टम इंडिया ने पहले किया, पाकिस्तान ने कहा कि हम भी परमिट सिस्टम रखेंगे, लाएंगे, तो हम भी आसानी से तुम्हारे लोगों को अपने यहाँ मेरे यहाँ नहीं आने देंगे। इधर के बोले तुम्हारे यहाँ जा कौन रहा है, मतलब हमारे हिंदू जो है, जैसे वहां से मुस्लिम तो आ भी रहे हैं, तो वहां इल ट्रीट हुआ, वहां उनके यहाँ वहां का जो हिंदू है
मतलब हमारे जो हिंदू है दोबारा तुम्हारे यहाँ थोड़े जा रहे हैं, हो सकता है कुछ जाने भी हो, कुछ भी अलग बात हो, हमें नहीं जाना उसमें। लेकिन उसके बाद इसने भी परमानेंट सिस्टम ऐसे लाया। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, अंदर घुसने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही रख दिया पिक्चर। तो देखो, देखना होगा तो देख सकते हो, थोड़ा बड़ा कर दो अगर मन करे कि एक बार रीड ही करना है तो मना नहीं है। थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खास ऐसा कुछ है नहीं। इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो हाँ जी, बहुत क्लियर हो गया। ये अब देखो, अब है परमिट सिस्टम ऑफ 19 जुलाई 1948। वो थोड़ा मैं ऐसे जो बता दूं। और मेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया। इस ये जो हाँ लगा, जो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान से मतलब बांग्लादेश वाले रीजन से नहीं। तो ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट सब्जेक्ट टू द परमिट सिस्टम अंटिल शॉर्टली बिफोर 1965 में जो 60 वार हुआ, तो उसमें थोड़ा सा लोग आने लग गए थे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उस समय वहां लाया गया था। और बाकी जब स्टार्टिंग में 19 जुलाई 1948 उस समय परमिट सिस्टम बांग्लादेश के लिए नहीं था। बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान। अब देखो, रिक्वायर्ड पीपल टू अप्लाई फॉर द परमिट सिस्टम टू इंडियन हाई कमिश्नर इन कराची और लाहौर to enter applicant process for the permanent resettlement permit was very difficult कर दिया गया था। तो application process for the permanent settlement कहो, मतलब permanent process settlement करने के लिए, एंड ये था permit था, तो ये बोला गया। तो जो मैंने उतनी लैंग्वेज बोली, जो समझाया उसका ये है। अब देखो, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Every person shall be citizen of India who has migrated from Pakistan to India. पाकिस्तान से इंडिया में आया। Before कब? Before and since then have been originally residing in India. Originally रह रहा हो। तो हर पर्सन जो है इस डेट से पहले इंडिया में आया और आराम से रह रहा हो तो वो सिटीजन होगा। तो कौन सा डेट था? तो डेट कौन सा था? अभी तो चर्चा हुआ जुलाई 1948। तो जुलाई में देखो 19 जुलाई सब में जुलाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन इजी कर दिया गया। ईयर से मतलब है 1948। अब यहाँ मेंशन रहता क्या? 19 जुलाई 1948, 29 जुलाई 1948, ऐसे ऐसे रहता तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अभी पढ़े हो तो डेट याद है, 6 महीने बाद सिर्फ याद रहेगा 1948, नहीं जुलाई नहीं याद रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन रखा है कि ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन मैंने बहुत सारा रखा है ना, कहीं ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई सिविल सर्विसेज, पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन या कोई अदर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा है, उसको मैंने रखा है। ठीक है, और मैं और सब टॉपिक में मैंने नहीं रखा था, यहाँ मजबूरी मुझे रखना पड़ गया क्योंकि यहाँ ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं। क्वेश्चन नहीं थे तो ऐसे पढ़ने पर क्या होता है, बोरिंग हो गए। जब क्वेश्चन आता है तो मन फ्रेश होता है, तब इंपॉर्टेंस पता चलता है उस टॉपिक का, बच्चों को कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर लाइन का, वर्डिंग का, सेंटेंस का मतलब क्या है, ये इतना ही मेमोराइज करना। नहीं आता तो लगता है ये ऐसे ही नाम कहानी इतना चल रहा है, कौन काम का है, कौन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, पता ही नहीं। और बीच बीच में आता रहता है तो पढ़ने में, समझने में ज़्यादा बेटर होता है, आपके मेमोराइज करने में मन भी लगता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन, मजबूरी है मुझे क्वेश्चन ला कर रखना पड़ा। डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो पूछे गए उसको रखना पड़ा मुझे। और दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी इतनी सिविल सर्विसेज से ही क्वेश्चन हो जा रहे थे, तो मुझे दूसरे एग्जामिनेशन से क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ स्पेशली मुझे पड़ा। ठीक, तो who among the following can become a citizen of India under the constitution?
कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते थे, भारत के नागरिक हो सकते थे? देखो, ए पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया बताया था, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया एंड ए पर्सन हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या ऑल ऑफ द एबव। तो पहला था ना कि एक तो डोमिसाइल इंडिया में होना चाहिए, उसके साथ इंडिया में जन्म लिए, या उसके पेरेंट्स कोई भी इंडिया में जन्म लिए, था ना। देखो आर्टिकल आप 5 बोला, खुद जन्म लिया या कोई भी पेरेंट जन्म लिया, या कब से, या इंडिया में 5 साल से रह रहा हो, नॉट लेस देन 5 ईयर, और यहाँ का डोमिसाइल हो, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ये क्वेश्चन ये चीज को पूछना चाहा है, ये वाला। एक तो डोमिसाइल तो होना ही होना है, साथ में इंडिया में जन्म लिए हो, नहीं तो आपके पेरेंट्स को जन्म लिए हो, या तो 5 साल से रह रहे हो। तो ये है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ऐसे रख दिया है ताकि आपको उस थ्योरी और ये क्वेश्चन से लिंक रहे, तो आपको कितना डिटेल रखना है आपको पता रहे। ठीक, देखो अब है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या कहता है? मेंशन राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। तो जो माइग्रेंट मतलब पाकिस्तान चले गए, मतलब इंडिया से जो पाकिस्तान गए, उनके लिए सिटीजनशिप का, तो इंडिया से कहाँ गए? पाकिस्तान चले गए शुरू में भाग के, फिर वापस जब आना है उनको, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा या ना मिलेगा, क्या है वो है। अब देखो, पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान कब? आफ्टर 1 मार्च 1947, जब भाग दौड़ चल रहा था, बताया था 1 मार्च 1947 के बाद जो पर्सन वहां चले गए, यानी मुस्लिम लोग चले गए, वापस उनको आना है, हु हैड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इंडिया अंडर ए परमिट फॉर डिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, मतलब डिसेटलमेंट फिर से सेटल होने के लिए या परमानेंट रिटर्न के लिए, ये वर्डिंग इस्तेमाल है, ज्यादा बीच में डीप में नहीं जाना, वो रिटर्न होना चाहते हैं। ठीक है, पहले से सेटलमेंट है तो उसको रीसेटलमेंट कहा गया, या तो नहीं सेटलमेंट है, ठीक है, पहले से सेटल यहां नहीं था, या परमानेंट यहां रहने का, उतना वर्डिंग जो अभी बोला नहीं जाना है। परमिट सिस्टम, रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, इसके लिए परमिट सिस्टम मिला, परमिट सिस्टम मिल गया, रिटर्न होने का इरादा है। इशू अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ प्रोवाइडेड, किसी का अधिकार में जो कोई कानून बनाया गया उसके तहत उनको अथॉरिटी मिला है। एंड एवरी सच पर्सन कुड बिकम इंडियन सिटीजन, ऐसे पर्सन इंडियन सिटीजन हो सकते हैं इफ ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रेसिडेंट रह चुके हैं एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ बिफोर द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 महीना कम से कम यहाँ रहा हो। ठीक है, एंड सच पर्सन डीम्ड टू बी, ऐसे पर्सन को माना जाएगा कि टू हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, इंडिया में माइग्रेट किए हैं। कब? ऐसे पर्सन को माना जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के बाद, वहीं से परमिट सिस्टम मिल रहा है, तो इशू हुआ 19 जुलाई 1948 के बाद उनको परमिट सिस्टम मिला, और उसके बाद इंडिया में माइग्रेट हुए। और ऐसे पर्सन जैसे आर्टिकल 6 के तहत जो सिटीजनशिप दिया गया है, तो उनको माना जाएगा कि आर्टिकल 6 के तहत ही उनको सिटीजनशिप दिया गया है। तो 7 में कोई बड़ा बात नहीं, 6 का ही मैटर तोड़ छोड़ कर मोड़ कर तोड़ कर यहां रखा गया है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं 7 में, 6 का ही मैटर है, देख लो एक बार, रीड कर लो, कुछ है नहीं, उतना चीज मैं बता चुका हूं। अब देखो 6 मंथ जो मैंने, देखो जो वर्डिंग जो पॉइंट को हाईलाइट किया है वो तो जानना है। 6 मंथ को देखो हाईलाइट भी किया है, 19 जुलाई 1948 को है ये, रिसेटलमेंट के लिए परमिट सिस्टम ये हो गया, 1 मार्च 1947 इस डेट को मैंने हाईलाइट किया है। और पिछले वाले में मैंने जो जुलाई 1948 वाला जो है वो डेट 1 मार्च 1947, और परमिट सिस्टम ये है। अब देखो जो मैंने बोला कम्युनल वायलेंस जो हुए थे, देखो थोड़ा और बड़ा कर दूं, छोटा लग रहा है ये, कहाँ कम्युनल वायलेंस हुए थे? देखो कम्युनल वायलेंस जो बिहार में हुए हैं, किसको अटैक किया ये लिखा है, बंगाल का जो रीजन है वहाँ मुस्लिम टारगेटेड, हिंदू, बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, तो बंगाल कहने का मतलब
हाँ वेस्ट बंगाल जो अभी है। एंड गढ़मुक्तेश्वर कहाँ, यूनाइटेड प्रोविंस को बाद में क्या बताया था ना 1950 में क्या उत्तर प्रदेश नेम चेंज किया गया। तो वहां पर क्या है हिंदू अटैक किया मुस्लिम को। एंड रावलपिंडी में वहां पाकिस्तान में वैसे क्या चला, वहां मुस्लिम ने अटैक किया हिंदू एंड सिख को। ये सब अटैक का माहौल चल रहा था उस समय ऐसे। ये अटैक का माहौल कब चल रहा था, 1 मार्च जो 1 मार्च बताया 1947 उस समय के आसपास का मार्च 1947 ये डेट। बाकी कहानी जो है मैं बता चुका हूं। अब देखें, अब आता है आर्टिकल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, आर्टिकल सामने रखा है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसे पर्सन जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो सिटीजनशिप उनको कैसे मिल सकता है उसके लिए प्रोविजन है, मैं आगे बताऊंगा। और तो ये देखिए आर्टिकल 8 जो मेंशन करता है क्या, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब भारत के मुल्क के जो नागरिक हैं, मतलब इंडियन ऑरिजिन है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में न रह के इंडिया से बाहर रह रहे हैं किसी और कंट्री में। तो इसके बारे में क्या है, उनका कैसे सिटीजनशिप होगा। देखें, एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब या तो खुद या तो उसके माँ बाप उसके दादा दादी जो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो इंडिया है उसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो मैप वहां जो जन्म लिए हैं, ठीक है, वो एज ओरिजिनली इनएक्टेड ये सब है बस। एंड हु देखें, हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब सामान्य तरीके से कहीं इंडिया से बाहर रह रहे हैं, कुड बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखें कैसे हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं जब इफ ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री, किस कंट्री में, इन द कंट्री वेयर ही इज फॉर टाइम बीइंग रिसाइडिंग। तो देखो तभी हो सकते हैं जो या तो पहले इंडिया में जन्म लिया, माँ बाप जन्म लिया, दादा दादी जन्म लिया, अब रह रहे हैं इंडिया से बाहर। इसके लिए क्या है कि उनको रजिस्टर करवाना होगा। ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने आप को सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा। किसके पास जाकर, जो इंडिया के जो डिप्लोमेट है वहां है। एंड कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव, देखो डिप्लोमेट कहा गया, डिप्लोमेट जैसे कि कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव सेम है, मतलब डिप्लोमेट कहा गया कूटनीतिज्ञ, कंसुलर जो है एक तरह से कहा जाता है कि आप कह सकते हो दूत का, राजदूत, मतलब देखो डिप्लोमेट एक बड़ा टर्म हो गया। डिप्लोमेट मतलब जैसे कि कहीं इंडिया में किसी को डिप्लोमेट सिर्फ बैठते हैं दिल्ली में, एक तरह से मान लो कि यूएसए के, बाकी और भी बॉम्बे में कलकत्ता में उनका छोटा ऑफिस है, तो वहां जो मेंबर बैठेंगे उनको कहा दिया गया कंसुलेट। और जो दिल्ली में जो उनका मेन हेडक्वार्टर वहां बैठे, वहां जो रहेंगे डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट जो रहे उनको बोला गया डिप्लोमेट कहा गया। और जो छोटे छोटे जो सेंटर बनेंगे वहां जो डिप्लोमेट बैठे अल्टीमेटली कहेंगे मतलब फॉरेन ऑफिस, आप बोल सकते हो क्या फॉरेन ऑफिसर, तो वो कहलाए कंसुलर कहलाए। बस इतना ही, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही कहने का मतलब हुआ कि जो भी पर्सन डेजिग्नेटेड या डिप्लोमेट या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास उनको जाकर उस कंट्री में जहां रह रहे हैं वहां रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, वहां जाकर रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है, जहां उतने दिन से रह रहे हैं कि हम रजिस्टर करवाएंगे, हमें इंडिया का नागरिकता चाहिए, हम इंडिया में जन्म लिए, नहीं तो हमने तुम्हारे माँ बाप इंडियन है वहां जन्म लिए हैं और हमारे दादा दादी जन्म लिए थे वहां, वो एक तो रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। उसके साथ देखो हिज फॉर टाइमिंग रिसाइडिंग ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ या तो उससे पहले या उसके बाद में,
इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फॉर्म है, तरीका है, जो मैनर है, तरीके से जो आप रूपरेखा बना हुआ है सिटीजनशिप के लिए, उस फॉर्म में मेंशन करना होगा। Thus, this provision covers the overseas citizen, overseas Indian who may want to acquire Indianship। मतलब ऐसे ये प्रोविजन कवर कर रहा है उनके लिए, वैसे भारतीय के लिए जो ओवरसीज इंडियन हो, जो देश से बाहर रह रहे हो, उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको कंसुलर के पास जाकर अपना रजिस्टर करवाना होगा। और उसमें जो भी मेंशन है पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप वहां रहते थे, वहां जन्म लिए थे, आपके माँ बाप जन्म लिए, दादा दादी जन्म लिए, कब कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हो, कितने दिन वहां रहे, वो सब जो भरा जाएगा। तो इस आर्टिकल के जरिए उनको मेंशन किया गया कि उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये और बात है कि अगर किसी और कंट्री में रह रहे हो, अच्छी कंट्री में रह रहे हो, और वहां का सिटीजनशिप से उनको ज्यादा बेनिफिट हो, तो इंडियन सिटीजनशिप क्यों लेंगे? अगर वो वापस इंडिया में लौटना चाहते हैं, उनका फ्यूचर वहां नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, वो इंडिया का सिटीजनशिप चाहेंगे, तो उनके लिए प्रोविजन मेंशन कर वहां जाए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, डिटेल दें और सिटीजनशिप आसान से ले। तो ये है। अब देखें एक क्वेश्चन देख लें। फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में इसमें से ऑड कौन सा वर्ड ऑड है, मतलब अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है, भिन्न है करने का मतलब। तो ऑड मतलब डिफरेंट को, भिन्न को। इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया गया है। कौन स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, तालमेल नहीं खाता है रिगार्डिंग सिटीजनशिप के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years immediately before the commencement of the constitution he became a citizen of India। तो कहा देखो, फाइंड द ऑड अबाउट द सिटीजनशिप में कहता है कि अगर he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution he became citizen of India। मतलब सिटीजनशिप के लिए क्या है कि 5 साल से पहले रह रहे हैं तो क्या सिटीजन हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का एक तो पहला था ना कि डोमिसाइल भी तो होना चाहिए ना उसको, तो डोमिसाइल, उसके बाद 5 साल से ऊपर रह रहे हैं तो या तो वहां माँ बाप जन्म लिए या तो खुद जन्म लिया, ये क्राइटेरिया है ना आर्टिकल 5। सिर्फ रहने से नहीं, साथ में डोमिसाइल भी तो चाहिए ना। ये तो ये दूसरा देखो, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया, इंडिया में माइग्रेट आ गए, इंडिया की तरफ प्रवास किए, फ्रॉम पाकिस्तान, बिकेम एन इंडियन सिटीजनशिप, पाकिस्तान से इंडिया में आए, सिटीजन हो सकते हैं इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद आए, ठीक है, आए, यहां रहने लग गए। ये पर्सन हो माइग्रेटेड पाकिस्तान आफ्टर, देखो उस समय कौन आए, 1 मार्च 1940, सब हिंदू और सिख है। एंड कहाँ गए, हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम इंडियन सिटीजन इफ ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और बोर्न इन अनडिवाइडेड। तो माइग्रेट हुए, बॉर्न हुए अनडिवाइडेड इंडिया में, तो सिटीजनशिप हो सकता है, हमको सिटीजनशिप मिल सकता है। एक तो ये। दूसरा देखो, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान माइग्रेट किए फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान चले गए। कौन गए? सारे मुस्लिम लोग गए, मतलब बहुत सारे मुस्लिम। बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रिसेटलमेंट, इंडिया में फिर रिटर्न होना चाहते हैं रिसेटलमेंट के लिए। कुड बिकम एन इंडियन सिटीजनशिप, क्या इंडियन सिटीजन हो सकते हैं? ये आएंगे, परमिट सिस्टम लेना होगा, वहां फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 6 महीना रहेंगे तभी सिटीजन होंगे ना। ये गलत। 4(1) देखो, ए पर्सन हु और एनी ऑफ द हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, खुद उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न लिया, बट हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर रह रहा है, shall become an इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है? तो इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हैं, हाँ, सिर्फ क्या है वहां के काउंसलर या डिप्लोमेट है, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
और इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका। तो अनडिवाइडेड इंडिया को रिसाइडिंग इन इंडिया और इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजनशिप। तो एक तो ये ऑप्शन। देखो सेकंड ऑप्शन देखो, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से आगे इंडिया में आए कौन कौन, हिंदू एंड सिख। कब? मार्च 1 मार्च 1947 के आसपास की बात रहेगी। हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान became an Indian citizenship if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India। यह स्टेटमेंट सही है? बताओ। इतना मैंने बताया, ठीक है, देख लिया। थोड़ा आपको खुद दिमाग लगा लो, बैक में जाओ, इसका आंसर खुद फाइंड करो। मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। और ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन आप में कोई तालमेल मैच ना करे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको खुद ही पता लगाना है कौन स्टेटमेंट सही है कौन नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन कोई एग्जाम का नहीं आया हुआ है, ये थोड़ा ऐसे ही बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ आपको कंट्रोवर्सी थोड़ा होगा कि ऑप्शन मेरा मैच नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे एक क्वेश्चन रखने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल वर्डिंग याद है तो ही आप आंसर कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। सिर्फ इसके पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो चलते हैं आगे। मैं उसमें आगे रुक नहीं रहा हूं, वो आपके लिए थोड़ा वर्क है। वर्क क्या है? पढ़ा है, एक बार पीछे जाओ, आगे जाओ, हो जाओगे। देखो अब आ रहा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 9 बताऊंगा। इसमें है पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायरिंग, बार बार पहले भी चर्चा हुआ है कि एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप अगर आपने एक्वायर कर लिया तो इंडियन सिटीजनशिप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। तभी कहा गया कि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ करती है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल स्पेसिफिक नहीं मेंशन किया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ऑब्वियस से इसका अर्थ निकलता है कि एक सिटीजनशिप को इंडिया फॉलो करती है। फिर आर्टिकल 10 में आएगा कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। तो जो सिटीजनशिप का राइट है आपको कंटिन्यू रहेगा अंटिल अनलेस, जब तक पार्लियामेंट या कोई कुछ कानून ऐसा ना बनाया जाए तो आपका जैसे जो सिटीजनशिप है वो जो मिला हुआ नागरिकता, वो नागरिकता कंटिन्यू रहेगी। फिर आएगा आर्टिकल 11 में आएगा पार्लियामेंट को पावर होगा टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का, बनाने का, टर्मिनेशन का, जो भी कानून पावर होगा पार्लियामेंट के पास होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी बनाना है तो सब पार्लियामेंट को ये पावर होगी। तो ये आगे फिर से अभी चर्चा करूंगा। तो वह जो वहां जो है वही है आर्टिकल 9, आप देखोगे 10 एंड 11। एक बार रीड कर लो, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, देख लो। Acquisition and termination of citizenship and all other matter relating to citizenship, आर्टिकल 11। पार्लियामेंट को पावर होगा, ना कि किसी गवर्नमेंट को, ठीक। एक्विजिशन का मतलब होगा कि प्राप्ति करना, उसको ग्रहण करना, सिटीजनशिप मिलना। टर्मिनेशन मतलब खत्म हो जाना, सिटीजनशिप नागरिकता खत्म हो जाना, ये हुआ टर्मिनेशन। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, Who is the competent to prescribe condition for acquiring Indian citizenship? तो कौन कॉम्पिटेंट है? कोई बड़ा चीज है नहीं। अब देखो नोट में कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं, मैं बता रहा हूं। देखो क्या हुआ, क्या यह है नेहरू लियाकत पैक्ट। आगे एक पिक्चर है, ये है नेहरू जी और ये है लियाकत साहब, दो ये प्राइम मिनिस्टर थे वहां के।
पाकिस्तान के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, छोटा दिखा दूँ, सब बड़े बड़े डिप्लोमेट, फॉरेन ऑफिसर, ये सब, या सब अभी देखो दोनों कंट्री के सब अगर ऐसे बैठे हैं कोट पैंट में हैं तो पॉलिटिशियन तो नहीं होंगे, ऑफिसर हम आप जो पढ़ रहे हैं इतने इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, ठीक है। तो ये है, साइन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये क्या है, पैक्ट क्या है, पैक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। देखो क्या हुआ, क्या Nehru Liaquat Pact was a peace agreement signed in 1950 between India and Pakistan। क्या है कि उस समय यहाँ से जो हिंदू वहाँ जो बचे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में पाकिस्तान और इंडिया में जो मुस्लिम बचे वो माइनॉरिटी में रहे, पॉपुलेशन उनकी जनसंख्या कंपेयर टू और पॉपुलेशन कंपेयर में कम रही, तो वहाँ माइनॉरिटी को वहाँ सताया जा रहा था पाकिस्तान में, जो इंडिया क्लेम कर रहे थे। वहाँ हिंदुओं को, सिखों को जो बच गए उनको सताया जा रहा है, अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, गरीबी हालत में रह रहे हैं, सरकार जुल्म उठा रही है, कोई प्रिविलेज विशेषता, कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है, और ऐसे लोग उनको पीट रहे हैं, रिलीजन कन्वर्ट करवा रहे हैं। वैसे ही इंडिया में पाकिस्तान का क्लेम था कि मुस्लिम सेफ नहीं है, ऐसे। तो ऐसे केस में कि भाई दोनों देश में क्या चल रहा है कि आप हमारे जोन को, हमारे हिंदू मुस्लिम को, हिंदू और सिख को परेशान कर रहे हो, वो कहना था कि हमारे आप मुस्लिम को परेशान कर रहे हो, ऐसे। तो दोनों में लियाकत और में 8 फरवरी 1950 को एक एग्रीमेंट हुआ, पैक्ट मतलब समझौता हुआ। देखिए ना, आप हमारे जनों को परेशान, मतलब जो मुस्लिम है उसको आप परेशान मत कीजिए, और यहाँ जो आपके पास हिंदू है हम उसको परेशान नहीं करेंगे, या मतलब कहने मतलब तुम वहाँ के माइनॉरिटी को परेशान मत करो, हम यहाँ के माइनॉरिटी को परेशान नहीं करेंगे, फैसिलिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, जो भी हो उनको कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करें, मतलब उनको हम सेफ्टी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, ये सब था। ये कितना इम्प्लीमेंट हुआ वो तो बात की बात है, उतनी इम्प्लीमेंट कहा जाता कि नहीं हो पाई, पेपर पढ़ रहा वहाँ बहुत, इंडिया जो हम इंडिया में पढ़ते हैं तो यहाँ के हमारे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या पेपर पढ़ते हैं, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा, उनको सताया जा गया, कन्वर्जन होता गया, दिन पर दिन जितनी पॉपुलेशन उनकी थी खत्म होती गई, वो छोड़ छोड़ कर भागते गए। तो ऐसा हुआ कि आप कंडीशन बहुत कम वहाँ हिंदू और सिख बचे हैं। हम तो मुस्लिम को सताते नहीं है यहाँ तो देखिए उनकी पॉपुलेशन पहले से बढ़ी है, ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसा चल रहा है। तो देखें, इट वॉज ए रिस्पॉन्स टू escalating टेंशन बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान इन ईस्ट पाकिस्तान। तो किस लिए ये टेंशन चल रहा था बांग्लादेश में वाले रीजन में और इंडिया में। तो क्या टेंशन था, माइनॉरिटी को जो है उस रीजन में सताना, ये वो। तो एक पैक्ट किया गया कि देखें, अलाउ रिफ्यूजी टू रिटर्न टू दियर होम। अगर जो रिफ्यूजी जो है अपनी जगह वापस लौटना चाहते हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना परमिट सिस्टम ये सब बनाए, उनको थोड़ा लिबर्टी दे, आने दे, ठीक है। जो अगर आपके पास आना चाहते तो आपके लोग अपने पास आना चाहते तो आने दे, उसके लोग वहां जाना चाहते तो जाने दे, ठीक। अनरिकॉग्नाइज फोर्स कन्वर्जन, मतलब जो फोर्स कन्वर्जन होगा सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, अनरिकॉग्नाइज करेगी, अमान्यता करने का मतलब मान्य नहीं करेगी, अमान्य करेगी। सबको इक्वल सिटीजनशिप मिलेगा एंड टू माइनॉरिटी, मतलब जो भी माइनॉरिटी हैं उनके कंट्री, हमारे कंट्री में उनको सिटीजनशिप हम आसानी से देंगे। रिलीजन के बेसिस पर इस पर हम माइनॉरिटी कंसीडर नहीं करेंगे। जो माइनॉरिटी हैं उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ऑक्यूपेशन का, पूजा पाठ करने का उनको राइट होगा। उनको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, जिंदगी प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे, इज्जत प्रोवाइड करवाएंगे। आप भी करवाइए, हम भी करवाएंगे। एंड नौकरियों में ये सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सरकारी पोस्टों पर उनको उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये सब आपस में पैक्ट करके ये सब बातें रखी गई कि
आप अपने कंट्री में ये इम्प्लीमेंट करें, हम अपनी कंट्री में करेंगे। तो ये था नेहरू लियाकत पैक्ट। अब है मैंने पढ़ाया था ना कभी लियाकत देसाई पैक्ट, याद आया कुछ? वो मैं क्या पढ़ा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहा था, तो उसमें लियाकत देसाई पैक्ट आया था, जो आप किस में पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जिसमें बाद में लियाकत देसाई पैक्ट में लोगों ने क्लेम किया कि हम हमारे बीच में ऐसा पैक्ट हुआ ही नहीं था, और लोग बोल रहे थे कि आप दोनों के बीच में ऐसा पैक्ट हुआ है। देखो जो आर्टिकल मैंने अभी बताया 5 से लेकर ये सब ये इसमें समरी मेंशन है, देख लो। मतलब ये यहाँ है कि सिर्फ ये हेडिंग जानने से काम नहीं चलेगा, अंदर की कंटेंट आपको जानना ही जानना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट रिवीजन के लिए अलग बात हुआ, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इससे बनता नहीं, इसके अंदर जा के बनता है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया टेकन। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है कहाँ से लिया गया? तो बार बार बुक में चर्चा होगा कनाडा कनाडा कनाडा, ठीक है, हमने लिया था इंग्लैंड से, ठीक है। बाद में लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ कनाडा वी इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग। कनाडा नहीं, ऑप्शन होगा आपका इंग्लैंड। कुछ और बातें देख लो। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है हमारे यहाँ, तो ये पहले जो मिनिस्ट्री था इनिशियली, जो इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। उसमें हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर थे, मेंबर बनने वाले थे, तो ये था मिनिस्ट्री, ठीक है। ये मिनिस्ट्री 1946 में बना था 2 सितंबर को, और फिर 1948 में सिर्फ नाम रहा है रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जवाहरलाल नेहरू ही इस पोर्टफोलियो का संभाले कि हम एक्सटर्नल अफेयर को मैं ही देखूंगा जब तक जिंदा रहे। जब ये 1964 में डेथ हुई उनका, पता ही है कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर ये थे। उसके बाद ही ये पोर्टफोलियो किसी और को मिला, कोई और बाद में फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल सकते वो बने। ये मिनिस्ट्री को देखे एक 7 में 2004 में क्या है ना कि एक अलग मिनिस्ट्री क्रिएट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर वाज फॉर्म इन 2004 में। मतलब उन लोगों के लिए जो हमारे जो भारत के लोग, भले भारत के नागरिक नहीं हो, भारत से लोग हो, भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए जो एक मिनिस्ट्री अलग से डेजिग्नेट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन 2004 में। ये एक्सटर्नल अफेयर को और ये दोनों को मर्ज किया गया कब? इंटीग्रेटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर ऑन 7 जनवरी 2016। सॉरी यहाँ आई थिंक 16 नहीं है, 2006 है ये, थोड़ा इसमें नोट, सॉरी गलत हुआ ये, पता नहीं टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुई मुझसे, मैं बता दूं। ये जो है 000 ये है, तो 2006 है, 2016 नहीं है, पता नहीं कैसे हो जाता है कभी कभी। खैर तो 2006 है ये, एंड दोनों को मर्ज इसलिए कर दिया गया था, एक तो 4 में ओवरसीज के लिए बना दिया गया था एक मिनिस्ट्री ओवरसीज इंडियन के लिए। 2 साल बाद यार 2 मिनिस्ट्री क्यों यार, एक ही मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर वो संभाल लेगा। तो बोलते हैं ना, ये स्लोगन बार बार आता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट एंड मैक्सिमाइजिंग गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस स्लोगन आएगा स्लोगन बाद में। अब गवर्नेंस एक चैप्टर शायद है, वहां भी पढ़ना है। मिनिमम सरकार की पॉलिसी रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, वी फॉलो द मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब कम आदमी के साथ, कम रिसोर्सेस के साथ
ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस, अच्छा व्यवस्था दे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे, अच्छे तरीके से हम गवर्न करें, ठीक है। तो उसको बोला गया है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, अच्छा फैसिलिटी दे, अच्छा शासन करे, तो वो हुआ मैक्सिमम गवर्नेंस, इसलिए मर्ज किया गया था। तो इसको मैं, चलो आज तो हो जाएगा। अब देखो, अब आता है चैप्टर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में मैं चलूंगा, और सिटीजनशिप एक्ट किस किस बेसिस पर सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया है और इसके प्रोविजन है, ये बाद में देखा जाएगा, ठीक है। यहां तक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पे जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ नहीं होगी, Dr.Dr.Vikas _IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये ओपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहां ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया कि बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फैन रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का मां भी हूं, दोनों हूं। तो सोचिए मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से वहां अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, जो फी मांग रहा हूँ, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज एन बाप की तरह, एज एन बाप और नहीं सिर्फ बाप और माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके मेडिसिन के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001001620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी 20 बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। तो पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो बता चुका हूं पहले भी, ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, तो ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।